गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर सविता कुमारी जेएलएन कॉलेज चक्रधरपुर से बोल रही हूँ। जैसे कि हम अभी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का फर्स्ट चैप्टर ही के बारे में ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी तक हमने जाना कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है क्या, इसका नेचर क्या है। अब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के स्कोप अर्थात इसका क्षेत्र क्या है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो जैसे कि तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अभी यह निर्माण की अवस्था में है। जैसा कि पहले मैंने बताया कि 1970 के आसपास इसका विकास हुआ है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को बढ़ावा मिला, लेकिन इसका विकास जो है 1975 के दौरान हुआ और जब नए राष्ट्र न्यू अमेरिकन राष्ट्र, न्यू अफ्रीकन राष्ट्र का उदय हुआ। तो राजनीति के विद्वान इस विचार में एकमत नहीं है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी अध्ययन पद्धतियों, परिवर्तियों, विश्लेषण के उपागमों, सिद्धांतों के प्रकारों व विश्लेषण की इकाइयों को स्थान दिया जाए और किन किन इकाइयों को स्थान न दिया जाए। कहने का तात्पर्य है कि इसके क्षेत्र के अंतर्गत किन किन विषयों को रखा जाए और किन किन विषयों को हटा दिया जाए। तो तुलनात्मक अध्ययन के रूप में विद्वानों ने इसके दो रूप माने हैं। प्रथम विचारधारा के अनुसार तुलनात्मक राजनीति एक विस्तृत रूप है जो एक सीमा पश्चात उसे वैज्ञानिक रूप देता है, जिसे सभी प्रकार की क्रियाओं तथा अवस्थाओं का विश्लेषण तुलनात्मक राजनीति में समाहित हो जाता है। मतलब कि तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र बहुत बड़ा है और यह एक सीमा के बाद इसको वैज्ञानिक रूप देता है। वैज्ञानिक रूप मतलब जिसमें हम जांच परख सके, जिसका निष्कर्ष निकाल सके, तो उसे ही कहेंगे। और सभी प्रकार की क्रियाओं तथा अवस्थाओं का विश्लेषण, एनालिसिस, तुलनात्मक राजनीति में समाहित है। और दूसरे विचारधारा के अनुसार इसके क्षेत्र अत्यधिक संकुचित, नैरो है। इस स्वतंत्र अनुशासन की अवस्था से दूर कर देती है। जब तक कोई अपने आप को फ्री नहीं करेगा, सारे डायमेंशन को नहीं छुएगा, उसे बंधी बंधाई हुई सीमा के अंदर रहेगा, तो नैरो स्टडी हो जाएगी। तो ये दूसरी विचारधारा जो है उसे एक सीमा से बांध देती है, जिसके अंतर्गत वह एक संकुचित विचारधारा के रूप में सामने आती है। तो इस विचारधारा के जो विचारक हैं हैरी एक्सटीन और एप्टर ने इस संदर्भ में कहा है कि सबसे अधिक आधारभूत बात तुलनात्मक राजनीति के बारे में यह है कि आज यह एक ऐसा विषय बन गया है जिसमें अत्यधिक विवाद है, क्योंकि यह संक्रमण की स्थिति में है। इस विषय पर कहा जा सकता है कि तुलनात्मक राजनीति एक प्रकार की विश्लेषण शैली से दूसरी शैली में प्रस्थान कर रहा है। मतलब वह एक शैली से दूसरे शैली में प्रस्थान कर रहा है।
इसलिए तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्षेत्र निर्धारित करना कठिन है। अतः यह विवाद एक विषय बन गया है, यह विवाद का विषय बन गया है। इस संदर्भ में जी.के. रॉबर्ट्स के अनुसार इसके विषय सामग्री की अनिश्चितता, दैट मीन इसमें श्योर नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, तो अनिश्चितता इसके बारे में यह कहने के लिए विवश करती है कि तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या तो तुलनात्मक राजनीति कुछ भी नहीं है। स्प्रेंगर ने तुलनात्मक राजनीति को राजनीतिक व्यवहारवादी अध्ययनों का महाद्वीप की संज्ञा दी है। जिन ब्लॉन्डेल ने इसके दो आधार बताए हैं, सीमा संबंधी विवाद और मानकों व व्यवहार संबंधी विवाद। विद्वानों ने तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र निर्धारित की है, उसे हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। प्रथम, राज्यों का संस्थागत व्यापक विवरण, इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स ऑफ सेवरल स्टेट। तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत विद्वानों ने विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा नौकरशाही को ही तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र माना है। हालांकि आज संस्थाओं के स्थान पर कार्य पद्धति और व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है, तथापि राजनीतिक संरचना को बिल्कुल छोड़ा नहीं जा सकता। कहने का तात्पर्य है कि इसे कुछ लोगों ने कहा कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और नौकरशाही, जो कि हमारे समाज में, हमारी भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया में अगर देखें तो नौकरशाही के ही सारी पॉलिसी बनाते हैं, मंत्रिमंडल ही सारी पॉलिसी बनाती है। और जैसा पीछे हमने पढ़ा कि स्थानीय सरकार, केंद्र सरकार, किसकी क्या पॉलिसी होगी, इसके बीच तुलनात्मक अध्ययन ही तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र है। तो जो कि संस्थाओं के स्थान पर कार्य पद्धति को और व्यवहारिक पक्ष अधिक बल दिया जाता है, तथापि राजनीतिक संरचना को बिल्कुल छोड़ा नहीं जा सकता है। हाँ, ये सत्य है कि हम व्यवहार को तो देखेंगे, लेकिन व्यवहार जो है वह संरचना से अलग नहीं है, वह संरचना से प्रभावित है, तथापि राजनीतिक संरचना को बिल्कुल छोड़ा नहीं जा सकता। साधारणतः यह माना जाता है कि अंतिम निर्णय लेने की संसद की शक्ति दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है और यह शक्ति कार्यपालिका के हाथों में आ गई है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि कार्यपालिका, दैट मीन्स जो मंत्रालय होते हैं वो ही सारे निर्णय लेते हैं, और जो कानून बनता है व्यवस्थापिका में जाकर वह कार्यपालिका के ही निर्देशों के अनुसार बनता है। तो इनका कहना है कि दिन प्रतिदिन जो यह कम होती जा रही है संसद की शक्ति और कार्यपालिका के हाथों में आ गई है, तो ये कुछ ज़्यादा गलत नहीं लग रहा है। ये एक वास्तविकता है जिसे हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। इस सरकार के निष्कर्षों के लिए यह आवश्यक है कि अधिक से अधिक देशों की कार्यपालिकाओं और विधान मंडलों का अध्ययन करें। जैसा कि मैंने एक बार कहा था कि अमेरिकन राष्ट्रपति जो चाहे वो कर सकता है, कि वो पावरफुल पर्सनालिटी है। इसी तरह ब्रिटेन का संविधान जो है वह ब्रिटेन का प्रधानमंत्री के बारे में यह कथन है मंत्रिमंडल के बारे में कि वह स्त्री को पुरुष और पुरुष के
को स्त्री नहीं बना सकती, अदरवाइज वह सारे कार्य को कर सकती है। तो कार्यपालिका का जो है इसमें योगदान ज्यादा आ रहा है। अब दूसरा जो है कि राजनीतिक समाजीकरण का अध्ययन, इसके स्कोप में जो है, इसका क्षेत्र, इसके अंतर्गत स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, राजनीतिक समाजीकरण को भी समाहित किया गया है। राजनीतिक समाजीकरण तुलनात्मक राजनीति का एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय है। राजनीतिक समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक मूल्यों तथा दृष्टिकोणों के विषय में जानकारी प्राप्त करना होता है। राजनीतिक समाजीकरण एक लंबी प्रक्रिया है। एक व्यक्ति जीवन में प्रारंभ से होकर अपनी मृत्यु तक उसका समाजीकरण होता है। क्यों? यहाँ बात को समझने के लिए हम इस प्रकार समझेंगे कि व्यक्ति जो है समाज में जन्म लेता है और उस समाज से वो प्रभावित होता है। जब वो जन्म लेता है तो वो किस प्रकार के समाज में रहता है, जिस देश की राजनीति, जिस देश का कल्चर जिस प्रकार की होगी, वहाँ का समाजीकरण उसी प्रकार का होगा। जैसे हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति में हम देखेंगे तो हमारे यहाँ जब बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें काफ़ी स्नेह, प्यार, संरक्षण मिलता है। और एक बात ये भी है कि अब तो कुछ मानसिकता बदलती जा रही है। अदरवाइज किसी को फीमेल चाइल्ड हुआ और तो उसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था, लोग निराश हो जाते थे। और अगर मेल चाइल्ड हुआ तो घर में खुशी का माहौल बन जाता था। और आज भी अगर जिसके पास एक दो लड़कियां हैं तो वो ये चाहते हैं कि किसी तरह एक मुझे लड़का भी हो जाए। तो ये अदर कंट्री में, भारत के अपेक्षा जब हम दूसरे देश में देखेंगे तो इस तरह की मानसिकता नहीं है। अब यहाँ कुछ और आगे देखिए तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो विदेश की कल्चर में उन्हें स्वतंत्र छोड़ा जाता है, क्योंकि वहाँ पे दोनों पेरेंट्स जो है वो बाहर काम करते हैं और बच्चा मैट के हवाले रहता है। उसके बाद जब वो थोड़ा किशोर अवस्था में होता है तो उसे अपना खर्च खुद चलाने की सलाह दी जाती है। लेकिन इंडियन कल्चर में यह दायित्व जो है उसके पिता उठाते हैं, उसकी माँ उठाती है। उसे पढ़ना ही सिर्फ पड़ता है और उसे अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी से शायद ही जोड़ा हो जाता हो। हाँ, कुछ ग्रामीण परिवेश में जो है बच्चे कार्य करते हैं, लेकिन जब शहरी परिवेश में हम जाएंगे तो उन्हें सिर्फ अपना पढ़ाई है, कोचिंग है, जिम है, तरह तरह के नाना प्रकार की सुविधाओं से वो लदे रहते हैं। जबकि ग्रामीण बच्चे अपने घर में भी काम करते हैं, खेतों में भी काम करते हैं। तो एक तरह का ये सामाजिक प्रक्रिया वह सीखता है कि जो बाहरी संस्कृति में है वो बाहरी बातों को सीखता है, जो ग्रामीण परिवेश में है वह सीखता है। तो यहीं से उसका राजनीतिक समाजीकरण होता है। और कहने का तात्पर्य है कि जब वह जन्म लिया तो मृत्यु तक वह कुछ न कुछ सीखता है और उसका समाजीकरण होता है। और इस समाजीकरण में राजनीति भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। आज एक बच्चे से भी पूछेंगे कि हम किसे वोट देंगे तो वो एक ही शब्द में बोलेगा, मोदी जी को। तो ऐसा क्यों है? शायद इसलिए कि वो बहुत चर्चित हैं, मोस्ट पावरफुल पर्सनालिटी है और उन्होंने कार्य भी बहुत किया है। लेकिन लोगों को मन में एक बैठ गया है। और फिर अगर ये भी है कि कुछ दूसरा जगह जो है वो बोले नहीं हम उसको नहीं देंगे,
क्योंकि वो हमें ये फैसिलिटी नहीं दिया है। तो हम फैसिलिटी के आधार पर बच्चे जो है बचपन से ही सोच लेते हैं कि कौन हमारा नेता होगा, हम किसे चुनेंगे। हालांकि उसे मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो राजनीतिक बोली प्रारंभ से ही बोलना शुरू कर देता है। तो खैर हम अपने विषय क्षेत्र पर आते हैं कि व्यक्ति अपने बचपन से ही विभिन्न राजनीतिक विषयों में रुचि लेने लगता है और जीवन पर्यंत यह उससे जुड़ा होता है। राजनीतिक समाजीकरण तुलनात्मक राजनीति में इसलिए शामिल किया जाता है क्योंकि राजनीतिक समाजीकरण पर ही किसी राजनीतिक प्रणाली की सफलता या असफलता विकसित देशों में राजनीतिक प्रक्रिया तीव्र होती है। इसके विपरीत पिछड़े व विकासशील देशों में यह प्रक्रिया धीमी होती है। कहने का तात्पर्य है कि राजनीतिक जागरूकता समाज के माध्यम से विकसित क्षेत्रों में यह ज़्यादा होती है, जबकि कम विकसित क्षेत्रों में यह नॉर्मल होती है। उन्हें यह भी पता नहीं होता कि वोट क्या होता है। यहाँ तक कि मैंने पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट से भी पूछा कि तुम लोग किसे मानते हो, तो जो सबको मानता है हम लोग भी उसी को मानते हैं। डेट मीन्स यहाँ क्या है, देखा देखी। उनकी यहाँ तक कि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को भी राजनीति की जानकारी नहीं है कि उनके क्या अधिकार है। इसका एक मेरे ख्याल से एक कारण यह भी है कि वो अपने विषय को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं और किसी तरह से बस पास कर जाना है, यही उनकी विचारधारा होती है। जबकि शहर के जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ पास करना नहीं चाहते हैं, उन्हें परसेंटेज चाहिए, हाई मार्क्स चाहिए, क्योंकि उनका एक फ्यूचर ड्रीम होता है जो कि ग्रामीण बच्चों में बहुत कम देखा जाता है। बस उन्हें क्या है कि मुझे नौकरी चाहिए, कंपटीशन, वन डे कंपटीशन का हमें नौकरी चाहिए। यही बात शहर के बच्चों में नहीं है। उनके अंदर जो है अपना अपना क्षेत्र उन्होंने निर्धारित कर लिया है कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि राजनीतिक समाजीकरण। वो अपने समाज में जो देखता है, सुनता है, समझता है, वही धारणा उसके मन में बैठ जाती है। तो राजनीतिक तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के अंतर्गत यह दूसरा टॉपिक था कि राजनीतिक समाजीकरण का अध्ययन। अब हम देखेंगे कि इसकी तीसरा टॉपिक क्या है, तो राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। कल्चर क्या होती है? कल्चर हमारे रहन सहन, उठने बैठने, खाने पीने, बात करने का तरीका, हमारे क्रियाकलापों से झलकती है। इसे ही राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। राजनीतिक संस्कृति से अगर इसका अभिप्राय देखें तो राजनीतिक व्यवस्था के नागरिकों के उस व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण, विश्वास, भावनाओं तथा मूल्यों से है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था की अपनी विशिष्ट राजनीतिक संस्कृति होती है। प्रत्येक राजनीतिक संस्कृति अपना अलग अलग होता है। हर देश की संस्कृति एक नहीं है। जहाँ की जो व्यवस्था है वहाँ की संस्कृति उसी प्रकार की होती है। राजनीतिक संस्कृति से यह स्पष्ट है कि लोग राजनीतिक संस्कृति को कितना महत्व देते हैं। वास्तव में किसी राजनीतिक व्यवस्था की सफलता या असफलता राजनीतिक संस्कृति पर ही निर्भर करती है। अब हम देखेंगे कि यह राजनीतिक संस्कृति की सफलता और असफलता राजनीतिक वहाँ के कल्चर पर डिपेंड करती है या किस प्रकार का है। तो हम बहुत ज़्यादा नहीं कुछ, तो ये देखिए कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और 1947 में इंडिपेंडेंस प्राप्त करने के बाद आज तक
भारत में कभी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया असफल नहीं हुई। यहाँ कभी भी तख्ता पलट जैसी षड्यंत्र नहीं हुई जैसा कि पाकिस्तान में होता है। वहाँ पर अक्सर जो सेना मिलिट्री पावर है वह कहने को तो वहाँ भी प्रजातंत्र है, लेकिन वहाँ पर सरकारें जो है षड्यंत्र की शिकार होती है। उस प्रकार का कल्चर भारतीय राजनीति संस्कृति में नहीं देखा जाता है। हम देखेंगे रंगून जो बर्मा है वहाँ पर भी लोगों को दबाया जाता है, वहाँ पर भी मिलिट्री पावर है। अब अमेरिका को देखिए, वहाँ पर डेमोक्रेटिक है, वहाँ लोगों को बहुत स्वतंत्रता है। और फिर अगर आप देखेंगे चाइनीज़ कम्युनिटी की, तो वहाँ पर क्या है, साम्यवादी व्यवस्था है, वहाँ पर सरकार ही सारे निर्णय लेती है। तो यह जो है राजनीतिक संस्कृति हमारे तुलनात्मक राजनीति का एक व्यापक हिस्सा है जिससे नकारा नहीं जा सकता। धन्यवाद। चूँकि आज कल से ही मौसम काफ़ी ख़राब है तो इसलिए मुझे डर लग रहा है कि अब लाइन जाएगा या तब लाइन जाएगा, इसलिए मैं आज ज़्यादा इस क्लास को खींचना नहीं चाहती हूँ। मैं चाह रही हूँ कि जो मैं जितना बोलूँ उतना आपको समझ में आए, और आप जो है मेरा नंबर ले लें, और जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं कि ये जो राजनीतिक संस्कृति हम पढ़ा रहे हैं या तुलनात्मक राजनीति पढ़ा रहे हैं इसका क्या तात्पर्य है। कोई पॉइंट हमें समझ में नहीं आया तो आप लोग मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, और मैं जवाब देने के लिए जो है दोपहर में आप कभी भी फ़ोन कीजिए 11 बजे के बाद, 11 बजे से 3 बजे तक के बीच में मैं जवाब दूंगी। मेरा नंबर है 9445052720। थैंक यू। तो आप अपने कोई भी क्वेरी जो है हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।